अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। दिस इज़ योर होस्ट मोहम्मद दानियल आसिफ। थैंक you for all the love and support that you have shown me so far, and I would encourage you to like, share, subscribe my channel and also press the bell icon so that you stay updated regarding the educational and informative videos which are constantly being uploaded on this channel. I try my best to keep on coming with content that is tailored to your needs so that I can enlighten with you with new knowledge and also broaden your horizon. Today, viewers, we are going to discuss the two different types of recruitment methods which are adopted by organizations through their HR department. One is internal recruiting, and number two is external recruiting. So we will look at both of them. We will assess their pros and cons, and by the end of this video, viewers, you will have a pretty good idea that which type of recruitment method works best or is suitable for organizations. Without any further delay, let's delve into today's discussion and join me in this journey, and let's start learning together. रिक्रूटमेंट बेसिकली व्यूअर्स वो प्रोसेस है जिसके थ्रू कोई भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन में जो वैकेंसी क्रिएट होती है उसको फिल किया जाता है। अब इंटरनल रिक्रूटमेंट में क्या होता है कि कोई एम्प्लॉय जो ऑलरेडी आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहा है उसको प्रोमोट किया जाता है या उसको ट्रांसफ़र किया जाता है किसी दूसरे डिपार्टमेंट से या उसको कोई रीअसाइन किया जाता है टास्क। इस तरह जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है वो वैकेंसी फिल करती है। वेयर एज एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट में क्या होता है कि आप जॉब ऐड लगाते हो, पोस्टिंग्स करते हो, मार्केटिंग करते हो, कंपेन रन करते हो लिंक्डइन पर, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे। तो आपके पास कैंडिडेट्स उनकी सीवी पहुंचती है, फिर आप इंटरव्यूज़ कंडक्ट करते हो और उसके बाद जो है वो आप किसी बाहर के बंदे को लाकर अपनी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बनाते हो और उस वैकेंसी को फिल करते हो। अच्छा, इससे पहले कि हम इंटरनल और एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट को वन बाय वन असेस करें, उनके प्रोज एंड कॉन्स को डिस्कस करें, तो कुछ इंपॉर्टेंट सक्सेसफुल बिजनेसमैन जो है मैं उनके कोर्स जो है वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल व्यूअर्स, वी हैव डेनिस वेटली. Dennis Waitley is an American motivational speaker, author, and consultant who is known for his work in the field of personal development and self help. He says, choose a career you love and you will never have to go to work. इसका मीनिंग है कि अगर आप अपने पैशन को, अपनी हॉबी को अपनी जॉब बना सकते हैं, ठीक है, तो आप जो है वो यू विल नेवर हैव टू गो टू वर्क। आप बेसिकली वर्क पे नहीं जाएंगे बल्कि आप एंटरटेन होने के लिए जाएंगे, आप प्लेजर सीख करने जाएंगे, ठीक है। आप उस काम को जॉब के तौर पे नहीं लेंगे बल्कि उसको अपनी हॉबी के तौर पे लेंगे, बिकॉज यू लव डूइंग इट, ठीक है। किसी ने आपको प्रेशर नहीं डाला वो काम करने के लिए, आपने वही फील्ड वही प्रोफेशन चूज़ किया है जो आपकी अपनी मर्जी का है। तो बहुत ज़रूरी है कि एचआर जो है वो ऐसे पर्सन को आइडेंटिफाई करके जो है वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बनाए जो जॉब करने के लिए नहीं बल्कि अपने पैशन को और अपनी ड्रीम्स को अचीव करने के लिए जो है वो इस फील्ड में आया। तो ही और शी विल बी एबल टू ब्रिंग मोर प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी। इसके बाद व्यूअर्स, बिल गेट्स, आप सब जानते हैं, इज़ एन अमेरिकन एंटरप्रेन्योर, सॉफ्टवेयर डेवलपर एंड फिलैंथ्रोपिस्ट, best known as the co-founder of Microsoft Corporation, which became the world's largest personal computer software company. He says, the key for us, number one, has always been hiring very smart people. इस कोर्स से व्यूअर्स आपको ये पता लगता है कि स्मार्ट पीपल हायर करना किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। चाहे वो इंटरनल रिक्रूटमेंट के थ्रू जो है वो वैकेंसी फिल कर रही है या वो एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट के थ्रू जो है वो हायर कर रही है, बंदे को बाहर से ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा ला रही है। बड़ा इंपॉर्टेंट है कि राइट पर्सन को राइट जॉब के लिए सिलेक्ट किया जाए। अदरवाइज आपका जो कंपनी है और कॉन्सिक्वेंटली आपका जो बिजनेस है, इट विल नेवर बी एबल टू फ्लोरिश और मेक प्रोग्रेस बाय लीप्स एंड बाउंड्स। तो नाउ लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस इंटरनल रिक्रूटमेंट, इट्स प्रोज एंड कॉन्स। इंटरनल रिक्रूटमेंट व्यूअर्स इज़ अ टाइप ऑफ रिक्रूटमेंट जिसमें आप इंटरनली एम्प्लॉयज़ को प्रमोट करके, ट्रांसफ़र करके या रीअसाइन करके वैकेंसी को फिल करते हो। अब इसके प्रोज क्या हैं, सबसे पहले मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। नंबर वन, फेमिलियरिटी विद दी ऑर्गेनाइजेशन। ऑब्वियसली जो एम्प्लॉय ऑलरेडी आपकी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है वो आपके वर्क कल्चर को समझता है, ठीक है, वो एनवायरनमेंट के साथ एडजस्टेड है, तो उसके लिए बहुत आसान होगा एज़ कम्पेयर टू कि आप एक एम्प्लॉय बाहर से ला रहे हैं और उसको अपनी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बना रहे हैं, ठीक है। क्योंकि ये जो एम्प्लॉय आपके लिए ऑलरेडी काम कर रहा है ये आपके कल्चर के साथ ज़्यादा अच्छे तरीके से यूज टू है, तो अडेप्ट कर सकता है। दैन एम्प्लॉय मोरल एंड मोटिवेशन। जब आप इंटरनल रिक्रूटमेंट करते हैं, एम्प्लॉयज़ को प्रमोट करते हैं, तो उनके अंदर एक सॉर्ट ऑफ मोटिवेशन पैदा होती है कि हमारी हार्डवर्क जो है, हमारी जो सर्विसेज हैं, दे आर बीइंग रिकॉग्नाइज्ड। तो ना सिर्फ जिसको आप प्रमोट करेंगे वो मोटिवेट होगा बल्कि रेस्ट ऑफ द एम्प्लॉयज़ विल ऑल्सो गेट मोटिवेटेड कि यार अगर मिस्टर एक्स जो है वो अपनी मेहनत से इस मुकाम पर पहुंच गया तो कल को अगर कोई नई ओपनिंग आती है, कोई नई प्रमोशन का चांस बनता है तो हमें भी कंसीडर किया जाएगा, ऑर्गेनाइजेशन हमें भी इस मुकाम तक पहुंचाएगी। तो इसलिए वो अपनी एफर्ट्स को, अपनी प्रोडक्टिविटी को, अपने हार्डवर्क को और ज़्यादा इंक्रीज़ कर देंगे अपनी ऑर्गेनाइजेशन को सेटिस्फाई करने के लिए। देन वी हैव कॉस्ट इफेक्टिवनेस। व्हेन यू रिक्रूट इंटरनली तो बहुत सारी जो कॉस्ट है जो एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट से लिंक्ड है, लाइक आपको जॉब एड्स चलाने पड़ते हैं, आपको मार्केटिंग करनी पड़ती है, आपको इंटरव्यूज़ अरेंज कराने पड़ते हैं, उसके बाद आपको जो है वो सीवीज़ को स्कैन करना पड़ता है, ठीक है।
तो ये बहुत सारी कॉस्ट जो है वो आपकी बच जाती है, क्योंकि वो एम्प्लॉइज़ जो ऑलरेडी आपकी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट होते हैं, आप उन्हीं के थ्रू जो है वो वैकेंसी फिल कर लेते हैं। रिड्यूस रिस्क मीन्स बेसिकली कि जो रिस्क ऑफ अ बैड हायर है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है व्हेन यू प्रमोट इंटरनली। क्योंकि जब आप एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट करेंगे तो ऑब्वियसली एक रिस्क होगा कि जो बाहर से आप बंदा ला रहे हैं, पता नहीं वो आपके वर्क कल्चर के साथ एडजस्ट हो सके ना हो सके, आपकी ऑर्गेनाइजेशन को समझ सके, आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस पे, टर्म्स एंड कंडीशंस पे पूरा उतर सके कि ना उतर सके। जबकि अगर आप इंटरनल रिक्रूटमेंट कर रहे हैं तो एटलीस्ट यू आर वेरी श्योर कि यार जो बंदा एम्प्लॉय ऑलरेडी इतने अरसे से हमारी ऑर्गेनाइजेशन में काम करता आ रहा है, हमें इस पर ट्रस्ट है कि he or she when promoted will be able to perform in the same manner that he or she is already rendering his or her service towards us. Now, on the flip side, let's talk about the disadvantages or the cons of internal recruitment. First of all, limited pool of candidates. When you recruit internally, जब आप बाहर से जो है किसी एम्प्लॉय को कंसिडर नहीं करेंगे, तो आपके पास बहुत एक लिमिटेड पूल ऑफ कैंडिडेट्स होगा। ज़ाहिर है आपकी ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग काम कर रहे हैं, उनमें से बहुत चंद लोग होंगे जो केपेबल होंगे या जिनके पास इतनी एक्सपर्टीज़ होगी कि वो जो वैकेंसी नहीं आई है, जो प्रमोशन ओपन हुई है, उसके लिए उनको कंसिडर किया जा सके या उसके लिए उनको वहाँ पे फिट किया जा सके। स्टैग्नेशन मीन्स के आइडियाज़ बहुत लिमिट हो जाएंगे, क्रिएटिविटी बहुत लिमिट हो जाएगी, बिकॉज ऑफ फ्रेश टैलेंट जो मार्केट से उसको नहीं ला रहे, बल्कि आप इंटरनली रिक्रूट कर रहे हो। जब आप ऑल मतलब एक्सटर्नल प्रोसेस की तरफ जा ही नहीं रहे, तो ऑलरेडी जो एम्प्लॉइज़ आपकी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, ज़रा जितने उनके पास लिमिटेड आइडियाज़ हैं या जो पर्सपेक्टिव्स हैं वो वही रहेंगे, वो कुछ फ्रेशनेस जिसे कहते हैं ना वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में नहीं आ सकेगी। देन वी हैव इंटरनल कॉम्पिटिशन एंड कॉन्फ्लिक्ट व्यूअर्स। जब मैंने आपको प्रोज में बताया था कि एम्प्लॉयज़ का मोरल बूस्टअप होगा, वहाँ भी उसके फ्लिप साइड पर आपको ये भी समझने की ज़रूरत है कि एम्प्लॉय का जो मोरल है वो डाउन भी हो सकता है। इससे एम्प्लॉयज़ डीमोटिवेट भी फील कर सकते हैं कि यार जो मिस्टर एक्स को प्रमोट कर दिया गया, मैं भी तो उसके जितना ही काम कर रहा हूँ, एफर्ट्स दे रहा हूँ, प्रोडक्टिविटी दिखा रहा हूँ, तो मुझे क्यों नहीं प्रमोट किया गया? क्या कहीं फेवरेटिज्म तो नहीं दिखाया जा रहा? कहीं वो जो है वो बॉसेस का ज़्यादा पसंदीदा तो नहीं है? तो मेरे साथ ही डिस्क्रिमिनेशन क्यों की जा रही है? अच्छा, अगर मुझे मौका नहीं मिलना तो फिर मैं जो वो मेहनत करनी छोड़ देता हूँ, तो फिर मुझे इतनी ज़्यादा एफर्ट्स करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो कहीं न कहीं इससे एक इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट और जिसे कहते हैं ना प्रोफेशनल जेलसी और एनवी का जो माहौल है वो पैदा हो जाता है आपकी ऑर्गेनाइजेशन में। देन वैकेंसी चेन। तो इंटरनल रिक्रूटमेंट बेसिकली क्रिएट्स अ काइंड ऑफ डोमिनो इफेक्ट कि अब आपने एक पोजीशन जो खाली हुई उसके लिए किसी दूसरे पोजीशन से बंदे को उठा के लगा लिया, तो वो जो रिजल्टिंग पोजीशन है वो वेकेंट हो गई है, ठीक है। फिर आपको उसको फिल करने के लिए एक और जगह से जो है आपने किसी एम्प्लॉय को प्रमोट या ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, फिर वो वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी। तो अल्टीमेटली एक ना एक पोजीशन तो क्रिएट होती रहेगी, वेकेंट रहेगी, तो कहीं कभी ना कभी तो आपको एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट की तरफ भी आना ही पड़ेगा। नाउ व्यूअर्स, लेट्स टॉक अबाउट एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट, इसके प्रोज एंड कॉन्स। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट इज़ अ टाइप ऑफ रिक्रूटमेंट जिसमें आप जॉब एड्स चलाते हैं, ठीक है। लिंक्डइन पे, डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से मार्केटिंग करते हैं, ठीक है। यू लेट द टॉप कैंडिडेट्स इन द मार्केट नो दैट यू आर हायरिंग, ठीक है। आप उनकी सीवीज लेते हैं, ऑनलाइन प्रोसेस होता है, फिजिकल प्रोसेस हो सकता है। उसके बाद इंटरव्यूज़ कंडक्ट होते हैं, उसके बाद मेक श्योर किया जाता है कि जो बेस्ट पॉसिबल कैंडिडेट है उसको जो है वो जॉब कन्फर्मेशन का लेटर भेजा जाए। फिर उनके साथ आप रूल्स एंड रेगुलेशन सेट करते हैं, अपनी कंपनी के टर्म्स एंड कंडीशंस वो उनको समझाते हैं, उनका सिग्नेचर लेते हैं। देन वो जो वैकेंसी है वो फिलअप होती है और एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट के थ्रू वो जो एम्प्लॉय है वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बनता है। अच्छा, अब इसके सबसे पहले प्रोज की बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, फ्रेश पर्सपेक्टिव्स एंड आइडियाज़। वो ऑब्वियसली जब आप बाहर से एक पर्सन को ला रहे हैं, अपनी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बना रहे हैं, तो वो अपने साथ नए फ्रेश आइडियाज़ लेकर आएगा जो कि शायद ऑलरेडी आपकी कंपनी में मौजूद नहीं थे, ठीक है। इस तरह आपका जो हॉराइजन है वो ब्रॉड हो जाएगा और न्यू टाइप्स ऑफ स्ट्रेटजीज़ और मेथडोलॉजी जो है वो आपकी कंपनी में एक एक्सटर्नल रिक्रूट के थ्रू आएंगी। लार्जर टैलेंट पूल। ऑब्वियसली आपकी कंपनी में अगर आप इंटरनल रिक्रूटमेंट करेंगे तो बहुत फिक्स्ड नंबर या लिमिटेड नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ होंगे जिनमें से किसी को प्रमोट किया जा सकता है उस पोजीशन के लिए। लेकिन अगर आप एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट की तरफ जाएंगे, आप एड्स चलाएंगे, तो हो सकता है बहुत सारे टॉप कैंडिडेट्स मार्केट में हंड्रेड्स में जो है वो अवेलेबल हों जो उस स्पेसिफिक क्राइटेरिया पे उस जॉब के लिए, उस पोजीशन के लिए जो है सूटेबल हों और उनका रेलिवेंट जो है वो स्किल्स और एक्सपीरियंस उनके पास हो। तो इसलिए आपके पास एक बहुत ज़्यादा लार्जर टैलेंट पूल और आपके पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आएगी कि आप देखें कि कौन जो बेस्ट पॉसिबल है उसको हम सेलेक्ट करें आफ्टर केयरफुल कंसिडरेशन एंड स्क्रूटनी। स्पेशलाइज स्किल्स एंड एक्सपीरियंस, ठीक है। आपकी कंपनी में जो है वो आइडियाज़ बड़े लिमिटेड हो गए हैं, कोई क्रिएटिविटी नहीं दिखाई जा रही। आपने एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट की तरफ आप आए, आपने मार्केट को एक्सप्लोर किया। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के, येल के, हार्वर्ड के टॉप जो ग्रेजुएट्स हैं वो अवेलेबल थे मार्केट में, ठीक है। आपने जॉब एड्स लगाई, जॉब पोस्टिंग्स की कि जी इस क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया और इतने मिनिमम एक्सपीरियंस के जो पर्सन हैं वो हमें रिक्वायर्ड है हमारी कंपनी को। तो जब उन लोगों ने अप्लाई किया, आप उनकी सीवीज़ आप तक पहुंची, तो आपको पता लगा कि अच्छा
इतने जो टॉप ग्रेजुएट्स हैं वो मार्केट में घूम रहे हैं, ठीक है, उन लोगों के पास इतना इतना एक्सपीरियंस है, इतनी बड़ी फर्म्स में वो ऑलरेडी काम कर कर चुके हैं या करते आ रहे हैं। तो कहीं न कहीं जब आप उनको अपनी कंपनी का पार्ट बनाओगे, तो बहुत ज़्यादा स्पेशलाइज़ स्किल्स और एक्सपीरियंस जो है ना, वो आप जो है वो अपनी कंपनी में ऐड कर रहे होगे। कॉम्पिटिटिव एज, जब आप टॉप ग्रेजुएट्स को मार्केट में से पकड़ के अट्रैक्ट करोगे और हायर करोगे, तो कहीं न कहीं आपको कॉम्पिटिटिव एज भी मिलेगा। इस तरह के उन्हीं जो टॉप के ग्रेजुएट्स हैं, उनको दूसरी कंपनीज़ भी परस्यू कर रही होंगी, सीख कर रही होंगी। तो जब वो आपकी कंपनी का पार्ट बनेंगे, तो इसका मतलब है कि ना सिर्फ़ आपने टॉप टैलेंट को एक्वायर कर लिया, बल्कि आपने अपनी कॉम्पिटिटिव किसी दूसरी फर्म या कंपनी को उस टॉप टैलेंट से महरूम कर दिया। तो इट सॉर्ट ऑफ काइंड ऑफ डज़ डबल वंडर फॉर यू। Moving on, viewers, towards the cons of external recruitment, what are its negative impacts, its disadvantages, you can say. First of all, we have higher costs. Obviously, when you will go towards external recruitment, तो आपको मार्केटिंग पे पैसा लगाना पड़ेगा, आपको जॉब एड्स चलाने पड़ेंगे, आपको इंटरव्यूज अरेंज करने पड़ेंगे। तो ऑल ऑफ दिस इज़ वेरी कॉस्टली प्रोसेस। इट विल रिक्वायर अ लॉट ऑफ टाइम, मनी, एफर्ट, which you can save if you go towards internal recruitment. Longer onboarding means the time that a new employee will take to get adjusted in your environment, in your setup. तो obviously जब आप एक बार से एक पर्सन ला रहे हैं और उसको अपनी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बना रहे हैं, तो उसको ज़्यादा टाइम चाहिए होगा एडजस्ट करने में, आपके वर्क कल्चर को समझने में, आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ अपने आप को फिट बैठाने में। हाँ यार, इसको पुअर फिट, वही जो बात मैं आपसे पहले किया है कि बैड हायर के जो चांसेस हैं वो ज़्यादा हैं, बिकॉज आप किसी नए बंदे पे ट्रस्ट करके उसकी उसकी एजुकेशन, उसकी एक्सपीरियंस और उसकी स्किल्स जो है, उसके जस्ट सीवी से उसको एनालाइज करके और उसके जस्ट 5-10 मिनट्स के इंटरव्यू में उसको असेस करके जो है उसको अपनी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बना रहे हो। बट इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि ही और शी इज़ ए इट बिकम्स अ पुअर फिट, ठीक है, वो आपके एनवायरनमेंट में एडजस्ट ना हो सके, कुछ अर्से के बाद जॉब छोड़ के चला जाए या आपको उसे फायर करना पड़े, ठीक है। एज रिजल्ट टर्नओवर से क्या होगा कि आपकी जो सारी इतनी टाइम, एनर्जी और कॉस्ट जो थी वो भी वेस्ट हो जाएगी, फिर आपको दोबारा एक वैकेंसी चेन क्रिएट हो जाएगी, जिसके लिए दोबारा आपको रिक्रूटमेंट के प्रोसेस जो है उसमें आना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं जो है वो पुअर फिट का जो रिस्क है वो भी एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट के साथ जुड़ा रहता है। इम्पैक्ट ऑन मोरल, अब जब हम जहाँ हमने इंटरनल रिक्रूटमेंट में बात की थी एम्प्लॉय के मोरल के ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट क्या होता है, वहाँ पर हम यहाँ भी एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट में बात करते हैं कि एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट के थ्रू क्या होगा कि आपके जो इंटरनल एम्प्लॉयज़ हैं उनका मोरल डाउन होगा। वो फील करेंगे कि हम इतने से ऑर्गेनाइजेशन के लिए अपनी एफर्ट्स दे रहे हैं, अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, लेकिन जैसे ही कोई वैकेंसी क्रिएट हुई, जैसे ही कोई प्रमोशन का चांस आया, हमें नहीं कंसिडर किया गया, बल्कि बाहर से कोई बंदा जो है उसको ला के हमारे ऊपर बिठा दिया गया, हमारा सुपरवाइजर या हमारा बॉस बना दिया गया। तो कहीं ना कहीं दे विल फील डीमोटिवेटेड, ठीक है, देयर मोरल विल go down कि यार why have not we been considered for this, are we not capable enough। तो दैट वाज व्यूअर्स ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। हमने इंटरनल रिक्रूटमेंट को भी डिस्कस किया है, एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट को भी डिस्कस किया, उनके प्रोज एंड कॉन्स को असेस किया है। तो बाय द एंड मैंने आपको कहा था कि मैं कंक्लूजन में आपको फाइनल थॉट बताऊंगा कि विच टाइप ऑफ रिक्रूटमेंट वर्क्स बेस्ट और विच टाइप ऑफ रिक्रूटमेंट शुड द HR टीम गो फॉर। तो बेसिकली इट्स अबाउट, इट डिपेंड्स ऑन अ लॉट ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स, ठीक है। आपको इसमें हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं बता सकते कि जी इंटरनल रिक्रूटमेंट ही सिर्फ फ़ायदेमंद है या सिर्फ एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट जो है वो ही मसले का हल है। Basically it is about finding the right balance, creating the perfect blend mixture। कुछ ऐसी वैकेंसीज हैं जो आपको इंटरनल रिक्रूटमेंट के थ्रू आप फिल कर सकते हैं, कुछ ऐसी जो हैं वो पोस्ट हैं जो एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट वर्क्स बेस्ट, ठीक है। तो ये इट इज़ अप टू योर HR डिपार्टमेंट, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द जॉब, इट डिपेंड्स अपॉन योर ऑर्गेनाइजेशंस वर्क कल्चर, इट डिपेंड्स अपॉन योर स्ट्रेटेजिक गोल्स, योर शॉर्ट टर्म गोल्स, योर लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन। तो उस हिसाब से आपकी जो HR टीम है उसने डिसाइड करना है कि विच टाइप ऑफ रिक्रूटमेंट works best for them and which one do they have to go after। So viewers, that was all about today's lecture। I really hope you found this video interesting and informative। Do let me know in the comment section what you thought about today's lecture and also recommend which topic would you like me to explore next। आप सबसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।